वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल। तो भाई परीक्षा काफ़ी दिन पड़े हैं अभी तक परीक्षा के। कम से कम हमारे पास 12 दिन हैं जो परीक्षा के। अपना जो पॉलिटिकल साइंस है तो इसके हम जो है रोज़ाना 2 चैप्टर यानी कि पढ़ेंगे, जो यानी कि इसके अच्छे से नोट्स पढ़ेंगे, जिसमें से अगर बीच में से कोई प्रश्न आए या छोटा प्रश्न जिसे हम MCQ क्वेश्चन बोलते हैं तो वो हम लिख पाएँ। तो भाई हम करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को। बात आती है शीत युद्ध की, ठीक है। तो भाई शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि इसमें केवल युद्ध की संभावनाएं बनी रहती थी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसमें संघर्ष एवं तनाव की स्थिति रहती थी, युद्ध का भय रहता था, हमले की आशंका रहती, परंतु वास्तव में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद से सोवियत संघ के विघटन तक, अमेरिका तक सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। प्रश्न अगर आए बोर्ड एग्जाम के अंदर कि शीत युद्ध क्या है, तो आप इसको जो है लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके बहुत ही मतलब बेनिफिट वाली वीडियो है। जिसके पास पासबुक वगैरह नहीं है वो ज़रूर लाइव इस क्लास को जो है अटेंड करें, लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। तो भाई देख लेते हैं अगला जो है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो भी आपको मैं जो है इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो जो है ध्यानपूर्वक जो है अच्छे से बैठ के कानों में ईयरफोन लगा के अच्छी तरीके से जो है क्लास को अटेंड करें। बहुत ही मोस्ट जो है क्लास होने वाली है आपके लिए। इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर बात करें कि महाशक्ति बनने की होड़, हथियारों की होड़, प्रतिस्पर्धा, विचारों की लड़ाई या वर्चस्व बनाने की होड़, ठीक है। पहला विश्व युद्ध, अब प्रश्न आ जाए छोटा प्रश्न MCQ क्वेश्चन कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ। तो भाई देखिए, ये 1 नंबर का प्रश्न हमारा कवर होता है यहाँ पे, यानी कि 1914 से 1918 के जो है बीच जो है विश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। मित्र राष्ट्र में यह शामिल अमेरिका, फ्रांस। मित्र राष्ट्र के अंदर जो है कौन कौन से शामिल है, तो अमेरिका व फ्रांस, ठीक है। अगला देखिए, ब्रिटेन, सोवियत संघ। दूरी राष्ट्र में शामिल कौन कौन से देश है भाई, जर्मनी, जापान और इटली। उसके बाद देखिए, पश्चिमी जर्मनी USA या पूर्वी जर्मनी USSR, ठीक है। अगला देखिए, 2 ध्रुवता विश्व का आरंभ। अच्छा प्रश्न है और अपना इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है ये। दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। यही से 2 ध्रुवता की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया 2 गुटों में बांटी जा रही थी। बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। बर्लिन की दीवार 2 खेमों बन गई, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा, ठीक है। पूर्वी खेमा सोवियत संघ यानी कि, ठीक है। पश्चिमी खेमा अमेरिके यानी कि USSR यानी कि USA, ठीक है। अगला देखिए, छोटे देशों को महाशक्ति में शामिल होने से क्या लाभ है, ठीक है। प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का कि छोटे देशों की महाशक्तियों में शामिल होने के क्या लाभ है, ठीक है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है। तो क्या लाभ है भाई, सुरक्षा का वायदा, ठीक है। आर्थिक मदद, सैन्य सहायता, हथियार, ठीक है। हथियारों की यानी कि हथियारों का उनका फ़ायदा है, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो भाई देख लेते हैं, क्यूबा अमेरिका तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश था, लेकिन क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ से उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। उसके बाद एक सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव क्यूबा अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। क्यूबा क्योंकि क्यूबा अमेरिका के निकट था और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुँचाई जा रही सकती थी, ठीक है। तो यही अपना जो है क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगी। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि अगर युद्ध होता तो ज़्यादा हानि अमेरिका को उठानी पड़ती। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात पर विश्वास था कि निकिता क्रुश्चेव वहां से अपनी मिसाइल हटा लेंगे। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों के आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए, ठीक है। अगला देखिएगा, ऐसे समय में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा, यह कोई आम युद्ध नहीं होता, ठीक है। यहाँ यह जो है युद्ध कोई आम युद्ध नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ली। यह बहुत ही संवेदनशील समय था, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, ठीक है। तो भाई अपना जो क्यूबा मिसाइल संकट है, इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा
यानी कि अगला हमारा टॉपिक है जो जिसको हम प्रश्न के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर आए तो हम लिख सकें। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय यह नेता थे, कौन कौन से नेता थे भाई, ये आप देख सकते हो। क्यूबा के फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव, अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी। जापान पर परमाणु हमला, प्रश्न आ सकता है कि जापान पर परमाणु हमला कब हुआ, या उन बमों के नाम पूछ सकता है। ठीक है, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, यानी कि कब गिराए थे, कब हमला हुआ था, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा के अंदर जो है गिराए थे, और 6 अगस्त 1945 के अंदर गिराए थे। 1 नंबर का छोटा प्रश्न आ सकता है MCQ क्वेश्चन कि जापान पर परमाणु बम हमला कब किया गया, सन बताइए या उस देश का नाम बताइए, यानी कि उस शहर का नाम बताइए। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत आलोचना हुई थी, क्योंकि आलोचना हुई थी कि उन्होंने ये गलत किया। ठीक है, क्योंकि वो तो अपने आप को आत्मसमर्पण करने वाला था, यानी कि आलोचना ने कहा था कि जापान तो आत्मसमर्पण करने वाला था, तो ऐसे में परमाणु हमला उचित नहीं था। अमेरिका ने हमले के पक्ष में तर्क दिए। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका चाहता था दूसरा विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए और आगे होने वाली जनहानि को रोका जा सके। मतलब परमाणु बम जो गिराए थे, यानी कि ठीक है जापान पर। ठीक है, तो उसके बाद अमेरिका ने क्या उसका रिप्लाई कर दिया, यानी कि बहुत ही फनी टाइप का जो है उनका रिप्लाई था कि अमेरिका ने कहा कि अमेरिका चाहता था दूसरा विश्व युद्ध जो है जल्दी समाप्त हो जाए और आगे होने वाली जनहानि को रोका जा सके, इसलिए अमेरिका ने जापान पर हमला किया। अमेरिका का इस हमले के पीछे उद्देश्य सोवियत संघ के अपनी ताकत और वर्चस्व दिखाने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया। अप्रोच से क्या अभिप्राय है, जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो जाए, जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो, एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो, ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ताकतवर थे, इसी कारण जो है दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ और तीसरे विश्व युद्ध के से बचा रहा। नाटो के बारे में अगर बात करें तो नाटो का पूरा नाम उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन, जो मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपसे, 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि नाटो का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो नॉर्थ अंटार्कटिका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और भाई इसका आप हिंदी में भी लिख सकते हो, यानी कि उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन। ठीक है, स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। कब किसकी हुई थी, नाटो की हुई थी। ठीक है, हिंदी का नाम है उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन। उसके बाद देखिए उद्देश्य सभी देश इनका, यानी कि नाटो का क्या उद्देश्य है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि नाटो का क्या उद्देश्य है, तो आप लिख सकते हो कि सभी उस देश से मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर किसी एक पर हमला होगा तो अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। उसके बाद देखिए सेंटो। ठीक है, सेंटो के बारे में अगर हम बात करें तो उनका पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन है। ठीक है, प्रश्न 1 नंबर का पूछ सकता है, यानी कि MCQ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि सेंटो के बारे में बताइए, यानी कि सेंटो का पूरा नाम लिखिए। तो दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1954 के अंदर हुई थी। उद्देश्य क्या था इनका, साम्यवादी विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की रक्षा करना। ठीक है, अगला प्रश्न, यानी कि अगला अपना जो टॉपिक है वो देखिए सेंटो। ठीक है, ये सीटो है और ये सेंटो है। ठीक है, थोड़ी जो है त्रुटि हो गई, ये सिंटो है और ये सेंटो है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, आप याद रखना, देख लीजिए इसके बारे में। ये है केंद्रीय संधि संगठन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सेंटो का पूरा नाम लिखिए तो केंद्रीय संधि संगठन कब स्थापना कब हुई, 1955 के अंदर हुई थी। ठीक है, 1955 के अंदर हुई थी। MCQ क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। उद्देश्य क्या था कि सोवियत संघ के मध्य पूर्व से दूर रखना, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। ठीक है, उसके बाद देखिए कि सोवियत संघ ने 1955 में कौन सी संधि की, तो भाई वार्सा संधि। इसका उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था। ठीक है, सोवियत संघ ने 1955 में कौन सी संधि की थी, MCQ क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि सोवियत संघ ने 1955 में कौन सी संधि की थी, तो आप लिख सकते हो कि वार्सा संधि की थी। इसका उद्देश्य था कि नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यानी कि हमारा जो अगला टॉपिक है, महाशक्ति छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी। 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने किन साथियों पर, यानी कि किन संधियों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अपसार संधि, परमाणु प्रक्षेपात्र परिसीमन संधि। ठीक है, शीत युद्ध के दायरे, जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा अर्थ ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी के मन में
बड़े देशों के बीच संकट के अवसर आए। युद्ध हुए, कई जगह युद्ध की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। कोरिया, वितात और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक जनहानि हुई। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाई भी हुई, लेकिन यह संकट तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं ले पाई। दोनों महाशक्तियाँ कोरिया और बर्लिन और कांगो, ठीक है, तथा अन्य जगहों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में हो चुकी थी, लेकिन फिर भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने मध्यस्थता में भूमिका निभाई, यानी कि दो ध्रुवीय को चुनौती। अब बात आती है दो ध्रुवीय की चुनौती। ठीक है, गुट निरपेक्षता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया था। ठीक है, कौन कौन से खेमे थे? ऐसे में नव स्वतंत्र देशों के सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा आ गया। इस परिस्थिति में कुछ देशों ने दोनों खेमों में गुटों से अलग रहने का फैसला किया। इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जा सकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव 1955 के बांडुंग सम्मेलन में पड़ चुकी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन कौन से? यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोज टिटो और भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र गमाल अब्दुल नासिर। इंडोनेशिया सुकीनो गाना वामे एनुक्रेमा। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो 1961 में बर्लिन में हुआ। 25 देश शामिल इसके अंदर थे। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन 2006 में हवाना क्यूबा में हुआ था। और इसके अंदर कितने सदस्य देश शामिल थे? तो 116 सदस्य देश शामिल थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत को क्या लाभ हुए? तो भाई भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर अपने हित में ले पाया। भारत दोबारा से गुलाम होने से बच पाया। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, अगर कोई एक महाशक्ति उससे खिलाफ हो जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब जा सकता है था। ठीक है, अपनी संप्रभुता को बरकरार रख सका। ठीक है, संप्रभुता को बरकरार रख सका। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना। तो भाई अगर हम इस अध्याय से अगर हम बात करें तो अब जो मेन टॉपिक थे तो वो तो हमने पढ़ लिए। ठीक है, ये कुछ ये कोई खास जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि जो नीचे वाले जो अपने अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि टॉपिक में जो हम बात कर रहे हैं मेन जो थे, क्यूबा मिसाइल संकट हो गया और शीत युद्ध के बारे में हो गया, यानी कि नाटो सेंटो इनके बारे में हो गया, तो इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो है ये अध्याय यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, और यही है जो मेन अपने जो है, ठीक है, यही अपना जो है अध्याय है, यानी कि यहाँ पे अपना पहला अध्याय जो है शीत युद्ध का दौर वो हमारा क्लियर होता है। और ये आज हमारा अध्याय क्लियर हो चुका है। तो हम रोज़ाना जो है 1 या 2 अध्याय करेंगे। ठीक है, आज तो आपको पता ही है कि टाइम नहीं मिला, लेकिन रोज़ाना 2 अध्याय करेंगे, यानी एक सुबह और एक शाम को। ठीक है, तो हमारे जो जल्दी चैप्टर जो है क्लियर हो जाएंगे, फटाफट से जो है इन चैप्टरों को हम कर लेंगे। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके जो है इन नोट्स को आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।